नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हिंदी जो आपका हमारा हम सबका मान है, हम सबकी पहचान है, हम सबकी प्रतिष्ठा है और जो मन और आत्मा में बसती है, वो हिंदी कैसे और ऊंचाइयों की तरफ बढ़े, वो हिंदी कैसे विश्व शिखर तक पहुँचे और वो हिंदी किस तरह से एक वैज्ञानिक, आधुनिक और आईटी इनेबल्ड लैंग्वेज के तौर पर भी तकनीक की दृष्टि से अगर हम देखें तो तकनीकी दृष्टि से भी एक समृद्ध भाषा बने। इस पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षाविद, साहित्यकार, कवि और डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के चांसलर और आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के भी चांसलर हैं वो, और वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष हैं। बहुत विस्तृत फलक है उनके व्यक्तित्व का। कवि, कहानीकार, उपन्यास और कंप्यूटर पे हिंदी में उन्होंने पहली किताब लिखी है और उस किताब ने बेस्ट सेलर का कीर्तिमान भी रचा है। कई पुरस्कारों से वो सम्मानित हुए हैं राष्ट्रीय और साहित्य के क्षेत्र में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक शिक्षाविद होते हुए भी और एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान से जुड़ते हुए भी जिसका विस्तार देश के 27 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरी जो हमारी हैं, केंद्र शासित जो राज्य हैं, उन तक है, लेकिन इसके बाद भी वो हिंदी के प्रति जो उनकी संवेदना है, उनका मन है, उनका कर्म है, वो निरंतर इस तरह के आयोजन करते रहते हैं, चाहे वो विश्व रंग हो या फिर वनमाली सृजन पीठ के ज़रिए वो करते हों। और अपने पिता को भी वो बहुत विनम्रता से याद करते हैं, जो खुद एक बहुत नामचीन और जाने माने कथाकार रहे हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद, साहित्यकार संतोष चौबे जी। मैं बहुत स्वागत करता हूं संतोष जी आपका बंसल न्यूज़ पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार जी नमस्कार। मैं आपको यही बधाई दूंगा कि अपनी सीमा, अपनी मर्यादा से कहीं आगे जाकर आप हिंदी के प्रति अपने समर्पण को हमेशा आगे रखकर आप काम करते रहे हैं। बहुत कठिन होता है, चुनौती होती है, लेकिन ये आपके भीतर का एक हिंदी प्रेम है। एक ऐसे परिवार से हैं आप जहां साहित्य आपकी रग रग में रचा बसा है, ख़ासतौर से हिंदी। पहला मेरा प्रश्न यही होगा कि आज आप हिंदी की जो स्थिति भारत में देखते हैं, एक शिक्षाविद के नाते, एक खुद एक सृजनशील व्यक्तित्व होने के नाते, किस तरह से आप देखते हैं हिंदी आज आप भारत में कहाँ खड़ी नजर आती है आपको? जी जी जी। धन्यवाद शरद जी। सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी दिवस की बधाइयाँ दूं। बिल्कुल, आपको आज भी पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। जी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के सामने अगर कभी कोई बहुत बड़ा अवसर था तो वो आज है। कि इसके पहले हिंदी की उस तरह से विस्तार के बारे में बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो अब उपलब्ध है जो इस काम को कर सकती है जी। और एक और तो भारत में व्यापार और भारत एक बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। भारत को बड़े बाजार के रूप में देखा जा रहा है। भारत को शिक्षा और व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। और दूसरी ओर टेक्नोलॉजी अभी ऐसी उपलब्ध है कि वो आपको विस्तार करने में, उसका मदद करने में बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैला सकती है। मैं आपको बताऊं कि अभी हाल में ही जो हम लोगों ने विश्व रंग किया था, उसमें देश भर के लगभग 30 राज्यों से लोग आए थे जी। विश्व भर के लगभग 50 देशों के लोग यहाँ उपलब्ध थे। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि विश्व में करीब करीब 113 ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है। जी हाँ। अगर हिंदी का महत्व नहीं बढ़ रहा होता तो ये कैसे हो पाता? तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अवसर है और हमें इसका आकलन करना चाहिए। और पहले जो भी हुआ हो, लेकिन अब हिंदी की स्थिति मुझे लगता है अच्छी है और उसके सामने अवसर भी बहुत सारा है।
सर, आपने बहुत ही आशावादी नज़रिए से, दृष्टिकोण से इस बातचीत की शुरुआत की है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा जी कि आज हिंदी के सामने अवसर भी है जी और तकनीक से जुड़कर अपनी पैठ को और आगे बढ़ाने के लिए भी एक मंच उसके लिए खुला है। हिंदी में कंप्यूटर पर आपकी पुस्तक है जो बड़ी चर्चित भी है और बेस्ट सेलर भी है। ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने रही है और ये कहा भी गया कि जो जर्मनी या जापान या चीन या और कुछ यूरोप के कुछ मुल्क रहे जिन्होंने अपनी ज़ुबान में तकनीकी किताबों की तर्जुमानी की, उनको बदला, उनका अनुवाद किया और वो अपने युवाओं को स्वयं की भाषा में शिक्षित कर पाए। हिंदी के साथ ये चुनौती आरंभ से रही। आप किस तरह देखते हैं इसको और थोड़ा अपनी पुस्तक के बारे में भी हमें बताइए। जी 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 शरद जी, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ हिंदी साहित्य के पे काम करते हुए हिंदी का बहुत विस्तार नहीं हो सकता है। जी, यानी सिर्फ अगर हम साहित्य पे केंद्रित रहेंगे, हम कविता, कहानी, उपन्यास पे केंद्रित रहेंगे, वो एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है और शुरुआत में कलाओं और साहित्य में ही भाषा प्रतिफलित होती है। लेकिन अगर भाषा को पल्लवित होना है, अगर भाषा को विस्तृत होना है, अगर भाषा को बड़ा होना है, अगर भाषा को विस्तारित होना है, तो उसमें अन्य विषयों का आना भी बहुत ज़रूरी है। जी, वो विज्ञान हो, वो अर्थशास्त्र हो, वो राजनीति शास्त्र हो, वो वैचारिकी और सैद्धांतिकी हो, इस सब का हिंदी भाषा में और अन्य जिस भाषा को आगे बढ़ना है उसमें आना बहुत ज़रूरी है। मैंने लगभग 1985, अब लगभग 30-35 साल हो गए, जब कंप्यूटर्स हमारे यहाँ आ ही रहे थे, उस समय इस किताब के बारे में सोचा। उस समय मैं विज्ञान के प्रचार प्रसार का काम करता था और मुझे ऐसा लगता था कि यदि हमें अपने ग्रामीण जनों तक पहुंचना है, अगर हमें भारतीय जन जन तक पहुंचना है, मासेस तक पहुंचना है, तो हमें विज्ञान के प्रचार प्रसार का काम हिंदी में करना पड़ेगा। उसके पहले कंप्यूटर क्रांति की बहुत सारी बात हो रही थी, कंप्यूटर का पोटेंशियल हम सब जानते थे, लेकिन ये मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि हमें कंप्यूटर के ज्ञान को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए हिंदी में बातचीत करना शुरू करना पड़ेगा। हमें शायद टाई नहीं पहननी पड़ेगी, हमें शायद सूट नहीं पहनना पड़ेगा और हमें अपनी भाषा में इसको वहाँ तक ले जाना पड़ेगा। तो ये कंप्यूटर परिचय जो किताब थी, ये पहले ही वर्ष में 1986-87 की बात है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी ने इसको छापा जी, और ये शुरुआत से ही लगभग 1 लाख पहले वर्ष में बिकी और आगामी लगभग 5 सालों में 1 मिलियन 10 लाख प्रतियां इसकी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बिकी और ये एक तरह की टेक्स्ट बुक बन गई सभी उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर को जानना चाहते थे जी। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हमारे लोगों में ज्ञान विज्ञान की बड़ी भूख है कि भाषा इसकी पूर्ति कर सकती है, कि कंप्यूटर को अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाना है तो वो इस भाषा के माध्यम से जा सकता है। और आगे चलकर इस किताब के आधार पर बहुत सारे स्कूलों ने और बहुत सारे महाविद्यालयों ने अपने कोर्सेज बनाए और उस किताब का बड़ा विस्तार हुआ। तो मुझे लगता है कि एक तरह का ये क्रांतिकारी कदम था और ये मानना गलत है कि हिंदी में संप्रेषण नहीं हो सकता है। जी जी, हम लोगों ने लगभग वो शब्दावली का प्रयोग किया जो आम बोलचाल की भाषा थी, कंप्यूटर को कंप्यूटर ही रहने दिया और उससे लोगों को बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया और किताब अब लगभग मैं कहूँगा कि एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि सभी जगह पर पढ़ी जाती है। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि और भी पुस्तकें आपने प्लान की ही होंगी या उन पे कुछ पे काम चल रहा होगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हिंदी का वो स्वरूप हमें लेकर आगे बढ़ना है जो स्वरूप जटिल और क्लिष्ट ना हो, यानी वो एक ऐसी सर्व समावेशी भाव की हिंदी हो जो दूसरी भाषाओं के प्रति किसी दुराग्रही भाव से ग्रस्त ना हो। जैसे आपको मैं थोड़ा याद दिलाऊं कि हिंदी का सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदी की जटिल शैली ने या उसमें कठिन संस्कृत भाव के शब्दों के आने से टंकणालय, मुद्रणालय, लघु शल्यागार, मिनी ऑपरेशन थिएटर को, ये भाषाएं अब तो बहुत कम हो गई, लेकिन मुझे याद है कि मैं जब स्कूल्स में था तो मैं भोपाल के एक हॉस्पिटल में जाकर यही पूछता था कि लघु शल्यागार का क्या मतलब है।
इससे मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि आज भी अनुवाद गंधी भाषा जो है, जो टूल्स में मिलती है गूगल में हमें, वो ये इसी तरफ ले जाती है, जो हिंदी पाठन की तरफ हमारी अरुचि का भी कहीं ना कहीं गैर हिंदी भाषियों को ले जाती है। इस पर आपकी क्या राय? जी जी जी। देखिए, मैंने शुरू से ये माना है और इसका मैं व्यवहार में भी लाता हूँ कि जो वैज्ञानिक शब्दावली आयोग है वो महत्वपूर्ण काम कर रहा है, भारत सरकार का संस्थान है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अंततः हमको बोलचाल की भाषा में ही संप्रेषण करना है। और विज्ञान विषयों में तो हमको विशेषकर ये ध्यान रखना है कि हम उसको बहुत क्लिष्ट ना बनाएं। एक और भी बात है कि हमारी भाषा तो लगभग 100-150 साल पुरानी ही है, मतलब अगर भारतेंदु काल को मान लें और जो 1876-1875 के आसपास है, तो हमारी भाषा अभी लगभग 125-150 साल पुरानी है और बहुत यंग भाषा है। इसमें ऐसे बहुत से काम नहीं हुए हैं जो कि अन्य भाषाओं ने शायद कर लिए होंगे। तो जब हम कंप्यूटर की ईजाद होती है या कोई नए संयंत्र की ईजाद होती है, तो देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ उसका जो लोकप्रिय स्वरूप है उसी में हम लोगों से बातचीत करें, और ये मैंने हर समय मेंटेन किया। तो मेरी अनुवाद की भाषा भी बहुत सहज है। जैसा आपने कहा कि आपने और किताबें की होंगी, तो लगभग 42 किताबें हमने कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विषयों पे की, और ये सारी किताबें अब जटिलतम, मतलब प्रोग्रामिंग के विषयों पर, इवन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, ऐसे बहुत सारे एडवांस विषय हैं, उन पर भी ये किताबें उपलब्ध हैं। और मुझे लगता है ये किया जा सकता है अगर हम छात्र की दृष्टि से देखें और ज़्यादा शब्दावली के चक्कर में ना पड़ें, हम संप्रेषित करने का काम करें। और विज्ञान पे भी जैसे आप बात कर रहे हैं, तो हमने आधुनिक विज्ञान के विषयों पे भी लगभग 50 और किताबें अन्य लोगों से लिखवाई हैं। वो दूर संचार के बारे में है, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में है, वो एटॉमिक एनर्जी के बारे में है, और लगभग 50 लोकप्रिय विज्ञान की किताबों को भी अपन ने तैयार किया है। एक पत्रिका भी निकालते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकी के नाम से है, लगभग 35 वर्षों से निकल रही है। ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदी की पत्रिका है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की पत्रिका है, विज्ञान की पत्रिका है। अब देश की एकमात्र पत्रिका है जो लगभग 35-40 हज़ार कॉपीज बच्चों के पास तक जाती है, और खूब लोकप्रिय पत्रिका है। देश के सारे विज्ञान लेखक उसमें लिखते हैं, हिंदी भाषा में लिखते हैं। तो मुझे लगता है काम किया जा सकता है, हमारी इच्छा शक्ति उस तरह की होनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हिंदी को वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठित करने की जो बात है, उस दिशा में आप क्या सोचते हैं? मैं हमेशा देखता हूं कि जो अनुवाद गंधी पुस्तकें हमें उपलब्ध हैं विश्व के श्रेष्ठ साहित्य की, एक तो हिंदी में अनुवाद उन पुस्तकों का काफ़ी विलंबित होता है। अंग्रेज़ी की कोई पुस्तक या कोई भी चर्चित पुस्तक दुनिया की हिंदी में अनुवाद में वो काफ़ी वक्त ले लेती है, जबकि भारत में ही वो रीजनल जो लैंग्वेजेस दूसरी हैं, मराठी, तमिल, कन्नड़, उसमें वो हिंदी से पहले अनुदित हो जाती है। और यही वजह है कि, और जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ उसको हिंदी में, तो मैं उसको उतना रुचिकर नहीं पाता। मुझे लगता है कि या तो इसको अंग्रेज़ी में ही पढ़ लिया जाए, हिंदी में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। प्रोफेसर युवाल नोवा फरारी की किताब है होमो सैपियंस पर, जो इजराइल के जाने माने प्रोफेसर हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, क्या आपको लगता है विश्वविद्यालय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? ट्रांसलेशन एक विधा है जिसमें हमें पारंगत करना चाहिए। डबिंग आज मुंबई फिल्म जगत में और भारतीय सिनेमा जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो किस तरह से हम इसको वोकेशनल रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं? जी जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं आपको अपना विश्व रंग का अनुभव और अपना जो नेटवर्क है उसका अनुभव बताता हूँ। जी, विश्व रंग जब हमने आयोजित किया तो इस आधार पे ही किया था कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन उसका पहला आधार यह था कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को बराबरी से रखा जाए और हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच में कोई द्वंद्व न दिखे, न द्वंद्व क्रिएट किया जाए। तो पहली बात तो यह है कि हमको हिंदी और भारतीय भाषाओं को यदि वैश्विक समझ बनानी है तो एक फ्रंट के रूप में लेना पड़ेगा। दूसरी ओर हिंदी को अपनी बोलियों से भी सीखना है। तो हुआ यह है कि हिंदी का जो रस था, जो उसकी बोलियों में रस था, वो छत्तीसगढ़ी हो, वो मालवी हो, वो ब्रज हो, वो अवधी हो, वो भोजपुरी हो, ये जो बोलियां थी जहाँ से कि जमीनी रस भाषा में आता था, एक तो वो कट गया।
और दूसरा हमने भाषा को अन्य भारतीय भाषाओं के खिलाफ खड़ा कर लिया। तो हमने शायद उतना ना किया हो, लेकिन अन्य भाषाएं उसको प्रतिद्वंदी के रूप में देखती हैं जी। तो पहला काम तो हमें इस पर्सपेक्टिव को ठीक करना है, इस परिप्रेक्ष्य को ठीक करना है, और हमें भारतीय भाषाओं के साथ समग्रता के रूप में देखना चाहिए, और बोलियों का रस जो है वो लगातार इसमें आते रहना चाहिए। बोलियां हमारी प्रतिद्वंदी नहीं है, वो हमारी सहयोगी हैं, सहोदर हैं, और उनके साथ काम करना चाहिए। तो ये स्टैंड हमने विश्व रंग में लिया था, खूब लोकप्रिय हुआ। बोलियों के कवि भी आए, भारतीय भाषाओं के कवि भी आए, विश्व के जो लोग आए थे, मतलब रशिया, उज्बेकिस्तान और अन्य जगहों से, उनको लगा कि ये पहली बार इस तरह की कोई बात भारत में देखने मिलती है। मैं आपको बताऊं कि एक यूटा ऑस्टिन है जो इंग्लैंड में हिंदी पढ़ाती हैं, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, भारतीय भाषाओं में, हिंदी में विशेषकर, विद्वान तो बहुत सारे हैं, लेकिन हिंदी के प्रेमी कम हैं। हिंदी के प्रेमी तो हमें सिर्फ विद्वान ही नहीं बल्कि प्रेमी पैदा करने हैं जो कि हिंदी की अन्य भाषाओं के साथ प्रेम करते हो जी। अब आपने रोजगार की बात की, तो रोजगार के बारे में मेरा खुद का अनुभव ये है कि जिस किताब का आप जिक्र कर रहे थे, वो किताब आगे चलकर एक स्कूल के टेक्स्ट बुक के रूप में बनी। उसके आधार पर हमने स्कूलों में कंप्यूटर प्रशिक्षण शुरू किया। अब ये स्कूलों में होते होते बाहर कम्युनिटी और समाज में आया, और आप अगर आज मध्य प्रदेश में किसी भी पटवारी से बात करेंगे, किसी भी पुलिस वाले से बात करेंगे, किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात करेंगे, बहुत सारे ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स से बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो सारे लोग इस कंप्यूटर एक परिचय की प्रक्रिया से गुजरे हैं, और उनको रोजगार मिलने में इससे बहुत मदद मिली है। तो रोजगार का सृजन तो हमारी भाषाओं में ही हो सकता है, ये मेरा मानना है। और विशेषकर जो तृणमूल स्तर का रोजगार है वो हमारी भाषाओं में ही होगा। यदि हम किसी और भाषा में बातचीत करते हैं तो हम उनके दिमाग पर एक द्वैत पैदा करते हैं। पहले वो उस भाषा को सीखें, फिर इस कौशल को सीखें। तो बेहतर यह है कि हम सीधे कौशल में जाएं, बोलचाल की भाषा में जाएं, उनसे बातचीत करें। और रोजगार का सृजन, हमारे पास लगभग 25,000 ऐसे अभी ग्रामीण केंद्र हैं जो सारे हिंदी क्षेत्रों में काम करते हैं। लगभग 5,000 बैंकिंग कियोस्क हैं। ये सारे लड़के 10वीं 12वीं पास बच्चे हैं जिन्होंने कि कंप्यूटर सीखा, अपनी भाषा में सीखा, और अब वो फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो रोजगार के सृजन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि अपनी भाषा का उपयोग किया जाए। मुझे लगता है उसमें तो कोई द्वैत है ही नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन फिर भी एक कठिनाई मैं देखता हूँ इसको कि जब ATM के लिए हम जाते हैं और हिंदी भाषा का चयन कर लेते हैं, या फिर किसी विदेश में बने मोबाइल का हम उपयोग करते हैं और वहाँ हिंदी भाषा का हम चयन कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि इससे अच्छी तो अंग्रेज़ी ही थी। जिस तरह की भाषा का वहाँ उपयोग हो रहा है वो हिंदी है जो विशुद्ध रूप से अनुवाद की जटिल प्रक्रिया में उलझी हिंदी है। इस समस्या से भी हमें जूझना होगा कि उन कंपनी से जो भारत के बाहर बनाती हैं मोबाइल, या बैंकिंग सेक्टर जो हमारा है, आज भी आकलन, विकलन, समायोजन। अब ये जो शब्द हैं, आकलन, विकलन, समायोजन, ये मुझसे भी आप पूछ लेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि इन तीनों का सही अर्थ क्या है। इससे कैसे निपटा जाए सर? जी 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 जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं उनको अच्छे अनुवादकों की ज़रूरत है। आपने शुरू में टेक्नोलॉजी की बात की थी, तो जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तब टेक्नोलॉजी को लेकर वाकई बहुत दिक्कत थी, लेकिन यूनिकोड के आने के बाद में भाषागत दिक्कतें समाप्त हुई हैं, और यूनिकोड के माध्यम से आप मेल्स हैं, फॉन्ट्स हैं, इन सब की दिक्कतें, और जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते थे, यानी स्टैंडर्ड भाषा में बातचीत करना, वो समस्या खत्म हो गई है। अब अच्छे अनुवादकों की ज़रूरत है, अच्छे लोगों को टेक्नोलॉजी से जुड़ने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कंपनियां अगर ऐसे लोगों को चुन लेंगी तो ये आपकी जो समस्या है दूर होगी। एक और बात भी हुई है कि ग्राफिकल इंटरफेस के आने के बाद में भाषा थोड़ी कम महत्वपूर्ण हो गई है। ग्राफिकल इंटरफेस है, आप देखकर बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और उसके माध्यम से भी भाषा थोड़ी सी गैर महत्वपूर्ण हुई। पर मैं बात कर रहा था मेल्स भेजने के बारे में, हिंदी के ट्रांसलेशंस के बारे में, हिंदी का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके बारे में, स्पीच टू टेक्स्ट के बारे में। तो ये जो सुविधाएं अब आई हैं, इससे भाषा के विस्तार की बहुत संभावना बनी है। अनुवाद हमें डेफिनेटली अच्छा करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, मैं सहमत हूँ आपसे। जी जी जी।
मैं ये भी देखता हूँ कि रोज़गार से जब हिंदी जुड़ती है तो हमें किसी बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो बहुत तेज़ी से लोकप्रिय होती है। आज मैं दक्षिण भारत से आने वाली अनुदित फिल्मों को मैं देखता हूँ या हॉलीवुड की अंग्रेज़ी फिल्मों को हिंदी में अनुदित देखता हूँ, तो मैं शायद ये सोचता हूँ कि किसी विश्वविद्यालय की इसमें उतनी भूमिका नहीं है और वो बड़ी दक्षता से वो अनुवाद हुआ है। बहुत ही बढ़िया उसमें डबिंग है, बहुत अच्छा शब्दों का शब्दानुवाद है। इसको और कैसे हम रोजगार की भाषा के रूप में विकसित कर सकते हैं सर हिंदी को? जी। आपने अभी ये विश्वविद्यालयों की भूमिका के बारे में बात की थी, उस पर मैं थोड़ा सा टिक कर बात करना चाहूँगा। जी। ये स्कूल ऑफ ट्रांसलेशंस असल में अनुवाद को हमारे यहाँ कभी बहुत महत्वपूर्ण काम माना ही नहीं गया। बहुत अच्छी बात। मैंने जर्मन दार्शनिकों के, अंग्रेजी लेखकों के, स्पेनिश लेखकों के हिंदी अनुवाद किए हैं, अंग्रेजी के माध्यम से किए हैं, लेकिन वो अनुवाद उतने प्रांजल भाषा में किए गए हैं जो अभी लगभग ओरिजिनल का मदा देते हैं। मतलब जैसा आप ओरिजिनल पढ़ेंगे वैसा मदा देते हैं। वाह। तो हमें अनुवाद का वाकई बहुत बड़ा काम करना चाहिए और हमारे विश्वविद्यालय में एक स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन हमने बनाया है। हम न सिर्फ हिंदी से बल्कि अन्य, मतलब अंग्रेजी से, बल्कि अन्य भाषाओं से भी अनुवाद का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि अन्य भाषाओं से हिंदी के साथ साथ हमें हिंदी को भी अन्य भाषाओं में ले जाने का काम करना है। तो हाल में ही अभी देश के लगभग 50 बड़े कहानीकारों का हमने अनुवाद किया। ये कहानियां अंग्रेजी में हैं। यदि आप नेट पे जाएंगे और सर्च करेंगे जी, तो आपको अन्य भाषाओं का मटेरियल तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन हिंदी का अनुवादित मटेरियल अन्य भाषाओं में बहुत कम मिलता है। और अगर एक नया अमेरिकन बच्चा हिंदी जानना चाहता है तो उसको हिंदी का अनुवादित मटेरियल वहाँ भी मिलना चाहिए। तो ये द्विभाषी प्रक्रिया है, हमें इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पुश करना है। और अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, उसको वो दर्जा मिलना चाहिए जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी को मिलता है जी। और जिस तरह से आप क्रिएट करते हैं वैसे ही आप अनुवाद भी करते हैं जी। और ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जी। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन होना चाहिए। अभी हाल में भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है जी, उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उसमें एक स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन को प्रमोट करने की बात की गई है। केंद्रीय हिंदी संस्थान को और ताकत दी गई है, केंद्रीय जो भारतीय भाषाओं के संस्थान है उनको थोड़ी ताकत दी गई है। और ये कहा गया है कि जो स्कूल है हमारा, मतलब मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को पढ़ाने को कंपलसरी किया जाए। ये मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी कदम है और ये हमारी मानसिकता को बदलने का काम करेगा जी। तो जो प्ले स्कूल है, पहली दूसरी कक्षाएं हैं, 5वीं तक का जो पढ़ाई लिखाई है, उसमें अगर बच्चा अपनी भाषा में चला गया तो वहाँ से फिर वो भाषा का प्रेम नहीं छूटेगा और वो भाषा बनी रहेगी। तो ये दोनों काम बहुत अच्छे हुए हैं अपनी मातृभाषा में पढ़ाने के बारे में, और कम से कम 5वीं तक, और उसके बाद स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन जैसे संस्थान बनाने में। और अब गूगल वगैरह ने ये कर दिया है संभव कि 8-10 भाषाओं में एक साथ अनुवाद हो सके। तो टेक्नोलॉजी अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है काफ़ी मददगार रहेगी जी। कंक्लूड कर रहा हूँ सर, वक्त कम है इसलिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दो मेरे प्रश्न इसमें रहेंगे, दोनों का संक्षिप्त उत्तर आपसे चाहूँगा। पहला मेरा प्रश्न है, आपने कहा कि हमें हिंदी दूसरी भाषाओं को भी अपनाना होगा जिससे हमारी हिंदी को सबसे पहले तो हमारे अपने देश में सम्मान मिले। हम दक्षिण भारतीयों से या हिंदी भाषियों से तो हिंदी सीखने की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हिंदी भाषी अपने जीवन काल में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, और कई बार सिर्फ हिंदी के अलावा किसी और भाषा में उसका कोई भी उसकी निष्णात उसका तत्व नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि हिंदी भाषी राज्यों में ये एक स्वैच्छिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए कि तमिल, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, खासतौर से दक्षिण भारतीय भाषाओं से, जिससे एक उत्तर और दक्षिण के बीच एक पुल बन सके, और ये भाषा का पुल होगा तो हम दोनों बहुत करीब आएंगे, करीब तो हैं और अधिक करीब आएंगे। और दूसरा, कुछ ऐसा बिंदु जो आपको लगता हो इस बातचीत में छूटा हो तो उसमें आपके सुझाव हमें और मिल जाए। बस ये 2 प्रश्न है मेरे, कंक्लूड करूंगा फिर जी। जी, तो पहला बहुत जल्दी से जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि हमें ज़रूर एक न एक और भाषा हमारे जो देश की है सीखना चाहिए। सरलता की दृष्टि से यहाँ जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं, जैसे कि मराठी है और उसके आसपास की जो भाषाएं हैं, ऊपर हमारे यहाँ
अन्य ऐसी भाषाएं भी जो देवनागरी में लिखी जाती हैं, तो ज़्यादा आसानी से सीखी जा सकती हैं। लेकिन एक समय था जब मैं बंगाली सीखने के प्रति काफ़ी कमिटेड था और मैंने बंगाली सीखी भी थी। वाह। तो वो सीखी जा सकती हैं भाषाएं, और हमें ज़रूर, मैं आपसे सहमत हूँ, साउथ की एक भाषा, दक्षिण की एक भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए। ये मैं इससे एक जो सौहार्द बनेगा, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है। एक बात जो विज्ञान साहित्य की रह गई थी, वो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विज्ञान साहित्य को, अब क्योंकि ये युग विज्ञान का है और बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास गुजर रही हैं, तो विज्ञान साहित्य को प्रमोट करने के बारे में, विज्ञान कथा को प्रमोट करने के बारे में, जैसे फैंटेसी एक चीज़ है जिसको कि हमारी कथा में आना चाहिए। तो जैसा आसिमोव है वहाँ पर, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि विज्ञान फैंटेसी पे काम करते थे। हमने ओरवेल की किताब के बारे में 1984 का बहुत जिक्र किया जी। तो हिंदी में विज्ञान साहित्य को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये दो बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा, और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया इस चर्चा के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, क्योंकि बिना शोर शराबे के चुपचाप खामोशी से आप न सिर्फ एक शिक्षाविद के नाते अपनी भूमिका का विनम्रता से निर्वाह कर रहे हैं, बल्कि आप बहुत शांति से हिंदी के लिए एक ऐसा वैश्विक मंच भी एक हिंदी भाषी राज्य की राजधानी में बैठकर उत्पन्न कर रहे हैं, जो बहुत मूल्यवान धरोहर है। और निश्चित तौर पर इसके पीछे जो संसाधन लगते हैं, चाहे वो वित्तीय हों, चाहे वो मैनेजरियल लेवल पर प्रबंधकीय दृष्टि से हों, वो सब कोई बहुत आसान काम नहीं है। और जब आपसे ये बार बार कहा जाता हो कि हिंदी के लिए आप ये सब कर रहे हैं, इससे आपको मिलता क्या है, तो ये एक बहुत मूल्यवान, बल्कि मैं कहूँगा एक अमूल्य योगदान है आपका, आपके संस्थान का। सर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको फिर एक बार हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और अपेक्षा रखूंगा कि जिस विनम्रता से, जिस दृढ़ता से, जिस प्रतिबद्धता से आप बिना विचलित हुए, बिना अपेक्षा रखे हुए एक निष्काम योगी की तरह आप बढ़ रहे हैं अपने कर्तव्य पथ पर, आप उसको अबाधित रूप से जारी रखें। और हम सब की अहर्निश शुभकामनाएं आपके प्रति हैं, आपके संस्थान के प्रति हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थे जाने माने शिक्षाविद, चांसलर आइसैक यूनिवर्सिटी के, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। आपने सुने उनके विचार कि उनकी पुस्तक जो कंप्यूटर पर थी उसने कितना धूम मचाई, और इसीलिए वो कहते हैं कि विज्ञान फैंटेसी पर हमें हिंदी पर काम करना चाहिए। हर विश्वविद्यालय में अनुवाद के लिए, जैसा खुद उनके अपने संस्थान में है, एक सेगमेंट होना चाहिए, एक श्रेणी होनी चाहिए, जहां हम अनुवाद कैसे किया जाता है, कविता का, कहानी का, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये रोज़गार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस भाषा को सीख कर आप पूरी दुनिया के लिए खुल जाते हैं, क्योंकि दुनिया का श्रेष्ठ साहित्य, वो चाहे पुस्तक के रूप में हो या डिजिटल वर्ल्ड में हो, उसके अनुवाद की बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो अनुवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और हिंदी के विकास के लिए हम इन सारी चीज़ों से, जिनका संतोष जी ने जिक्र किया, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हिंदी दिवस पर आप सभी को एक बार बहुत शुभकामनाएं, और गर्व से भरिए यहाँ पर हम हिंदी भाषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।